Hello students, we'll be revising with you chapter number 2 for CA Inter Direct Tax, and this video is also running for CS Executive and CMA Inter. What we will be revising? We will be revising about the residential status and the scope of total income, and also about section 9 of the Income Tax Act, which is the heart of the Income Tax Act, which talks about accrued, deemed to accrue or arise in India. So let's start with our discussion. Residential status is defined under section 6 of the Income Tax Act. Residential status, a person defined under section 2 clause 31 of the Income Tax Act can be either a resident or a non-resident. मतलब एक बंदा या तो resident हो सकता है या फिर non-resident हो सकता है. Further, individual and HUF can further be classified. If he is a resident, he can further be bifurcated into resident and ordinarily resident, and second into resident but not ordinarily resident. मतलब क्या हुआ, एक पर्सन या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल HUF है तो वो रेजिडेंट में भी फर्दर बाइफरकेट हो सकता है. मतलब इंडिविजुअल HUF क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल HUF में 3 चीजें होगी और बाकी एसएससी में, मतलब जो अदर देन इंडिविजुअल HUF है, उनमें सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है. लेकिन इंडिविजुअल HUF में क्या क्या हो सकता है, इंडिविजुअल HUF में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, एंड थर्ड ही कैन बी अ नॉन रेजिडेंट. तो हम सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अभी हम समझते हैं, ठीक है. अब देखो, आप ध्यान से देना, इंडिविजुअल एंड HUF कैन बी ईदर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, बट इफ ही इज एन इंडिविजुअल ऑफ HUF ही कैन बी फर्दर बाइफरकेटेड इनटू रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, है ना. तो ये हमें समझना है. तो हम सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ द टोटल इनकम. सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम. मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है. अगर मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, अब हम पहले क्या बात करते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में बात करते हैं. अगर मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं तो माई ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल. मेरी जितनी भी पूरी दुनिया भर की इनकम विल बी टैक्सेबल, है ना, इन इंडिया. मतलब माई ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अगर मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता हूं. तो अगर अब फिर दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता हूं तो माई ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल, ठीक है. अगर मैं नॉन रेजिडेंट बनता हूं, ठीक है, अगर मैं नॉन रेजिडेंट बनता हूं तो व्हाट टाइप ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. इट विल बी, है ना, जो रिसीव हुई है भारत में, या फिर जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है भारत में. मतलब जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है एज पर सेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है भारत में, मतलब 4 चीजें, ठीक है, 4 चीजें टैक्सेबल होगी. कौन कौन सी, एक रिसीव्ड हुई है, या फिर दूसरी जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, या जो अक्रू हुई है भारत में, या जो डीम्ड टू बी अक्रूड है. मतलब 4 चीजें नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल होती है भारत के अंदर. कौन कौन सी, जो रिसीव हुई है, या जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, या अक्रूड है, या डीम्ड टू बी अक्रूड, व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है. तो मतलब 4 चीजें नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल होती है. एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्या होती है, पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है. होल इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. एंड अब बस आपको क्या समझना है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट की ओनली इनकम विच इज रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल. अब आपको समझना है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्या क्या इनकम टैक्सेबल होगी. तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 इनकम, कौन कौन सी, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड. ये 4 तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगा, ठीक है. रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए ये चीज तो टैक्सेबल होगी ही होगी, प्लस साथ में कौन सी इनकम भी टैक्सेबल होती है, इनकम विच इज रिलेटेड टू, अब यहां पे देखना है ना, इनकम विच इज यहां पे देखना, विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, है ना, बीइंग डिराइव फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. मतलब क्या होता है कि ऐसी इनकम जो बाहर अराइज हो रही है, ठीक है, बाहर अराइज हो रही है, किस वजह से अराइज हो रही है, फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया और प्रोफेशन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम द प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडिया मतलब बिजनेस यहां से कंट्रोल हो रहा है, और अगर बाहर भी इनकम अराइज हो रही है ना, तो भी वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम मानी जाएगी. मतलब मैं आपको सिंपल क्लैरिफाई करता हूं.
रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल। ग्लोबल मींस सारी इनकम, जितनी भी इनकम हो, ठीक है। अब आप समझो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। मैंने बोला एक रिसीव्ड, एक दूसरी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, तीसरी कौन सी इनकम जो अक्रू हुई है, या चौथी कौन सी इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इनकम है, ठीक है। मतलब 4 इनकम तो ये होगी, प्लस एक ऐसी इनकम जो भले ही दूसरी जगह अक्रू दूसरी जगह हो रही है, लेकिन वो उसका जो कंट्रोल है ना, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम बिजनेस, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, है ना, जो कि बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या फिर प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया, मतलब ये वाली इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी सारी अदर इनकम जितनी भी होगी ना वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में 5 इनकम टैक्सेबल है। कौन कौन सी? रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड, एंड इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। मतलब जो बिजनेस यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, या फिर जो प्रोफेशन जो यहाँ पे सेटअप हुआ है, वहां से जो इनकम बाहर अराइज हो रही है, वो भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है। नॉन रेजिडेंट के हाथ में सिंपल सी 4 इनकम टैक्सेबल होती है, रिसीव, डीम्ड टू बी रिसीव, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड। ये सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स सेट है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसी से हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको बस ये माइंड में रखना है, आपको क्या क्या माइंड में रखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रिसीव, डीम्ड टू बी रिसीव, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड, एंड income derived from business control from India or for profession set up from India, it will be taxable in the hands of resident but not ordinarily resident. And in case of non-resident, only 4 incomes will be taxable, which is received, deemed to be received, accrued and deemed to be accrued. तो मैंने आपको समझाया सेक्शन 6 of the income tax, or person can be either a resident or a non-resident, and if he is an individual or HUF, he can be further bifurcated into resident and ordinarily resident and resident but not ordinarily resident, and according to the classification his scope of total income can be defined under section 5 of the income tax act, तो जो कि हमने समझ लिया है। अब आप समझो, यहाँ पे चलते हैं अपन नीचे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है ना। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बताता है? इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है, इंडिविजुअल का। अब इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे याद करोगे? आप माइंड में रखना, जो पहली कंडीशन है वो है और जो दूसरी कंडीशन है वो है एंड। इसका मतलब क्या? अभी मैं समझाता हूं आपको, यहां पे देखना, ठीक है। पहली कंडीशन और, दूसरी कंडीशन एंड, और आगे भी एंड ही आने वाला है, ठीक है। बस आपको माइंड में क्या रखना है? ओ ए, मतलब और आना है, फिर एंड आना चाहिए, फिर एंड आना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये चीज क्या है, अभी आपको कुछ नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूं आपको। देखो, सबसे पहले एक इंडिविजुअल कब भारत में रेजिडेंट माना जा सकता है? एन इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन इंडिया if he stays in the previous year, he has been in India during the previous year for a total period of greater than equals to 182 days. अगर वो भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रह जाए तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। मतलब ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज इन इंडिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। या तो वो 180 दिन रह जाए भारत में इस साल के अंदर, जो प्रीवियस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर के अंदर अगर वो 180 दिन रह जाता है तो ही विल बी कॉल्ड रेजिडेंट, है ना। या फिर अब मतलब और है, पहले वाले में क्या है? या तो 182 दिन रह जाए, या फिर क्या है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि इस साल वो 60 दिन रहे, ठीक है। इस साल वो 60 दिन रहे, मतलब इस साल तो वो 60 दिन रहे, लेकिन इससे पिछले 4 सालों में इससे पिछले 4 सालों में वो 365 दिन रहे। मतलब अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो यहां पे क्या है? एंड है। मतलब आपको क्या मायने में रखना है? पहले वाले में और है, पहले वाले में मतलब या तो वो इस साल में 182 दिन रह जाए, या फिर वो अगर इस साल में 182 दिन नहीं रह पा रहा तो वो इस साल में 60 दिन रह जाए। ही लिव्स इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज, लेकिन अब एंड है यहाँ पे क्या एंड, तो मतलब साथ साथ में वो कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो? वो कंडीशन ये वाली भी फुलफिल कर रहा हो कि पिछले 4 सालों में वो 365 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। मतलब देखो क्या है, 2 चीजें हैं, या तो वो इस साल में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, या फिर वो इस साल में 60 दिन रहा हो एंड पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो। मतलब क्या है? 2 चीजें हो सकती है, या तो मैं 182 दिन इस साल रहा, या फिर मैं इस साल सिर्फ 60 दिन रहा लेकिन पिछले 4 सालों में मैं 365 दिन रहा। तो आपको ये माइंड में रखना है, मतलब पहले वाले में और है, दूसरे वाले में एंड है। अब मैंने तीसरा एंड कहां पे बोल रहा है वो हम पढ़ेंगे जब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट जब हम निकालेंगे ना। अभी तो हमने क्या बताया था आपको? इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब सबसे पहले क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज
एंड पिछले 4 सालों में 365 दिन। बस आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है, ये फंडा आपके माइंड में रखना चाहिए। अब देखो, अब द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स द स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप भारत के टेरिटोरियल वाटर, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, उस बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल के अंदर भी रह रहे हो तो वो भी भारत ही माना जाता है, तो मतलब वो भी इंडिया ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर आप मान लो 10 दिन अभी आते हो, 10 दिन फिर अगले महीने आते हो, तो भी वो टोटल काउंट करना है आपको ईयर में। मतलब आपको 182 दिन पूरे साल में काउंट करना है। भले ये जरूरी नहीं कि आप 182 एक ही बारी में रहने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके इंस्टॉलमेंट में भी आ सकते हैं, मतलब 30 दिन ये एक महीने में आए, फिर अगले महीने आए नहीं, ठीक है, फिर अगले में उससे अगले महीने 30 दिन हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इट नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, रादर इट कैन बी डिस्क्रीट फेज, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज द डेट ऑफ अराइवल एंड द डेट ऑफ डिपार्चर विल बी डीम्ड टू बी इन इंडिया। मतलब आप जिस दिन भारत में आते हो और जिस दिन भारत से आप जाते हो, वो दोनों दिन माना जाएगा कि आप भारत में हो। मतलब आप जिस दिन भारत में आते हो और भारत से जाते हो, वो दोनों दिन क्या माना जाएगा कि आप भारत में ही हो, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब बस आपको ये समझना है, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज, एंड पिछले 4 सालों में ग्रेटर देन इक्वल टू 365 दिन, ठीक है। बस आपके माइंड में ये बैठना चाहिए। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल तभी रेजिडेंट माना जा सकता है जो एक या तो 182 दिन रहे या फिर वो 60 दिन रहे और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे, ठीक है। अब आप समझो, ये जो 60 दिन वाली लिमिट है ना, जो 60 दिन वाली, ये कंडीशन 2 बंदों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। मतलब ये 2 बंदे, अगर मैं ये जो अब मैं 2 सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, ये तभी रेजिडेंट माने जाएंगे भारत में जब वो 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल करे। मतलब इन 2 बंदों के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की, वो होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, और इनके लिए 60 दिन वाली कंडीशन ही अप्लाई नहीं होती। ये कौन से 2 बंदे हैं, अब मैं बताता हूं। ऐसे 2 बंदे हैं इनकम टैक्स के अंदर जिनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होती है फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज। मतलब इनके लिए 60 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो अब ये कौन से बंदे, ये मैं समझाता हूं आपको। ये आप समझो कि इंडियन सिटीजन, मतलब क्या है, पहली कंडीशन आप ध्यान से देखते जाना, ज्यादा मैं हाईलाइट दे रहा हूं, ठीक है। इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज द मेंबर ऑफ द क्रू, ठीक है, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या होनी चाहिए, इंडियन शिप। मतलब वो भारत छोड़िए जा रहा है, एक बंदा जो कि एक इंडियन सिटीजन है, वो भारत छोड़िए जा रहा है। किस लिए जा रहा है, एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या है, एक इंडियन सिटीजन है जो भारत छोड़ दिए जा रहा है। किस लिए जा रहा है, एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब वो भारत छोड़िए जा रहा है, एक इंडियन सिटीजन भारत छोड़िए जा रहा है। किस लिए जा रहा है, एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। या फिर इंडियन, मतलब इन 2 पर्सन, मैंने आपको बताया, पहला पर्सन बता दिया मैंने, इंडियन सिटीजन जो कि भारत छोड़िए जा रहा है एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन रहा है या फिर वो जॉब के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा बंदा कौन सा है, दूसरा बंदा है इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर वाले में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं था, ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ इंडियन सिटीजन था। नीचे वाले में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, मतलब जो विदेश में रह रहा है, एंड है ना, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, और जो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है बाहर, ठीक है ना, जो भारत में किस लिए आ रहा है। अब वो बंदा आ रहा है, किस लिए आ रहा है, हु कम्स ऑन फॉर अ विजिट इन इंडिया, मतलब जो किस लिए आ रहा है, फॉर अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब एक इंडियन सिटीजन जो विदेश जा रहा है, किस लिए जा रहा है ना, हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। एक इंडियन सिटीजन जो कि जा रहा है, और या फिर इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि आ रहा है, किस लिए आ रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ विजिट टू इंडिया। तो उनके लिए कौन सी वाली कंडीशन देखी जाएगी, सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन देखी जाएगी फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। उनके लिए 60 दिन वाली कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होता है, एक इंडियन सिटीजन जो जा रहा है, किस लिए जा रहा है, एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन आ रहा है, किस लिए आ रहा है, फॉर अ विजिट टू इंडिया, ठीक है। अगर वो अब सेकंड वाले में क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नया पॉइंट है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होता है,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जैसे कि मैं या मेरे माँ बाप या फिर मेरे दादा दादी, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड मी, इफ वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, है ना, तो उसे क्या माना जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। तो अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट के लिए भारत में आता है तो उसके लिए 182 दिन वाली कंडीशन ही अप्लाई होती है। मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें रिलैक्सेशन दे दी, क्योंकि मान लो एक विदेश वाला बंदा है, वो अपने देश तो आ ही सकता है, तो 60 दिन तो बहुत कम है, मतलब बहुत कम है उसके स्टे के लिए, तो इसलिए उनके लिए वो 60 दिन वाली कंडीशन ना अप्लाई कर दे, गवर्नमेंट ने सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, अब मैं आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं। अगर आप सबसे पहले आप देखो कि क्या वो इंडियन, ये दो पर्सन है, मतलब या तो इंडियन सिटीजन हु लिव्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीन आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन फॉर अ विजिट टू इंडिया, ठीक है, या तो इन दोनों में से है। तो आपको बस क्या देखना है, इसके लिए सिर्फ 182 दिन क्या वो प्रीवियस ईयर में रहा, तभी वो रेजिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए, तो इन दो के लिए तो क्या कंडीशन देखनी है आपको, सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है, मतलब ये वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है, मतलब 182 दिन वाली, ये जो आपकी 182 दिन वाली कंडीशन होती है ना, ये वाली इनके लिए कौन सी देखनी है, 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है, सिर्फ ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब मान लो इनके अलावा और कोई बंदा है तो उसके लिए दोनों देखनी है, मतलब या तो 182 दिन सेटिस्फाई कर दे या इस साल में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन। तो अगर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इनके अलावा जो भी बंदा है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस साल में 182 दिन, है ना, या तो पहला तो ये सेटिस्फाई कर दे अगर है, मतलब या तो इस साल में 182 दिन, अगर ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो दूसरी वाली कंडीशन कि इस साल में 60 डेज एंड पिछले 4 साल में 365 दिन, मतलब पहले वाले में और है, दूसरे वाले में ए है, मतलब एंड है, ठीक है। तो बस ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब अपना ये पॉइंट भी कवर हो जाता है। अब अपन समझते हैं कि क्रू मेंबर जो कि एक इंडियन सिटीजन है और वो फॉरेन बाउंड शिप का मेंबर है, मतलब फॉरेन बाउंड शिप मतलब क्या होती है, जो फॉरेन जा रही है शिप, उसका वो अगर मेंबर है, अगर कोई एक इंडियन सिटीजन है और वो फॉरेन बाउंड शिप का मेंबर है, फॉरेन बाउंड शिप का जो मेंबर है, तो उसका हम नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैसे काउंट करेंगे, मतलब, और फॉरेन बाउंड शिप मतलब जो शिप भारत से जा रही है। अब देखो इसका मतलब होता है फॉरेन बाउंड शिप मतलब वो वाली शिप जो एलिजिबल वॉयज कर रही है। एलिजिबल वॉयज क्या होती है, एलिजिबल वॉयज वो वाली वॉयज होती है फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया हैज एनी डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया से बाहर जा रही है एंड मतलब जो बाहर जाके इंडिया वापस आ रही है। फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया हैज इट्स डेस्टिनेशन एनी पोर्ट इन इंडिया। तो मतलब क्या हुआ, इंडिया से बाहर जा रही है और बाहर जाके वापस आ रही है, तो ये फॉरेन बाउंड शिप हुई, ठीक है। मतलब क्या हो रहा कि अगर इंडिया से बाहर जाना और बाहर से वापस आना, तो अब अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो फॉरेन बाउंड शिप का मेंबर है, अगर वो फॉरेन बाउंड शिप का मेंबर है तो उसका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया हम कैसे निकालेंगे। अब इन्होंने सिंपल सा फंडा दिया, ठीक है। इसमें क्या बोला, जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी है ना, हम उसे आउटसाइड इंडिया स्टे मानेंगे। मतलब मान लो अगर कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में अगर 10 दिसंबर लिखा है, 10 दिसंबर से अगर मान लो 15 जनवरी तक का डेट लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 10 जनवरी से 15 जनवरी या पीरियड में एक्सक्लूड कर देंगे। इसका मतलब क्या, जो भी डेट लिखी है ना कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर, वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, है ना, मतलब वो हम ये मानेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया है। अब आपने पढ़ा था, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, स्टे में जिस दिन अराइवल होता है और जो डिपार्चर होता है वो दोनों काउंट होते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है, ये वाली एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट लिखी होती है ना, वो भी हम माइनस करते हैं। नहीं तो हम क्या मानते हैं, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर ऐसा मानते हैं ना, हम इंडिया में ही मानते हैं ना हमेशा। ये पॉइंट पढ़ा था ना अभी आपने, स्टे ऑफ, मतलब मान लो अगर मैं विदेश से आता हूं तो जिस दिन मैं आया वो भी इंडिया में माना जाएगा और जिस दिन मैं जाऊंगा वो भी इंडिया में माना जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन कौन सी, ये वाला जो रूल है, ये क्या बोलता है कि जो डेट कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वो वाली डेट भी माइनस होगी और जिस दिन वो मतलब एंड टू एंड दोनों माइनस होगा। मतलब अगर मान लो सिंपल सा फंडा, इसका हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वो इलस्ट्रेशन में क्या है, सिंपल सा फंडा यही है। चलो मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। अब देखो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द स्टडी मटेरियल। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप समझना, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, ये इंडियन सिटीजन है, पहली कंडीशन, एंड द मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। मतलब अब ये देखो इंडियन शिप मेरा मेंबर है, तो अब मैंने क्या पढ़ा था, आप समझो इसके लिए क्या 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए? ऑब्वियसली नो, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और जो कि भारत छोड़ दिया जा रहा है, किस लिए भारत छोड़ दिया जा रहा है, एज द क्रू मेंबर
ऑफ एन इंडियन शिप। तो इसके ऊपर कौन सी कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती, कौन सी वाली कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती, वो 60 दिन वाली कंडीशन। तो मतलब इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसका रेजिडेंट होने के लिए इसे 182 डेज भारत में स्टे होना बहुत जरूरी है, अगर इसे रेजिडेंट बनना है तो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये फंडा है हमारा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। तो इसके लिए मतलब 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है हमें। ठीक है, अब आप समझो, अब मैंने जो आपको रूल पढ़ाया अभी जो रूल पढ़ाया उसमें क्या था कि जो भी डेट अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अब ये देखो फॉरेन बाउंड शिप है क्योंकि सिंगापुर जा रही है। ठीक है, सिंगापुर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, फॉरेन बाउंड शिप है, सिंगापुर जा रही है और सिंगापुर से वापस आ रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए हम नंबर ऑफ डेज कैसे निकाले, उसके लिए क्या कंडीशन थी, उस वाले रूल के लिए उसके लिए कंडीशन थी इंडियन सिटीजन और फॉरेन बाउंड शिप था। मतलब फॉरेन बाउंड शिप होनी चाहिए, भले ही वो इंडियन शिप हो या ना हो, मतलब उसका कोई मतलब नहीं था। मतलब ये जो इंडियन शिप की जो कंडीशन है वो कंडीशन नहीं थी इस रूल में, लेकिन वो कंडीशन थी किसमें, जब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा था वहां पे क्या था, इंडियन सिटीजन एंड इंडियन शिप। ठीक है, अब यहां पे क्या था, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बस वो मेंबर किसका होना चाहिए, फॉरेन बाउंड शिप का, मतलब जो शिप विदेश जा रही है और विदेश जाके वापस आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब क्या, सिंगापुर बाउंड शिप का वो मेंबर था, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये क्या, फॉरेन बाउंड शिप। अब इसका पीरियड ऑफ स्टे हम कैसे निकालेंगे, जितना भी पीरियड कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा है वो हम ऐसा मानेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया पीरियड है, मतलब वो क्या मानेंगे, हम आउटसाइड इंडिया पीरियड मानेंगे। ठीक है ना। अब डिपार्ट इंडियन में कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई एयरपोर्ट ऑन 6 जून 2019। ठीक है, तो वो 6 जून को भारत से निकल रहा है। अब देखो, अगर नॉर्मल बंदा होता है तो क्या होता है, जिस दिन वो जा रहा है ना वो भी माना जाता है कि वो भारत में ही है, लेकिन ये नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कौन सा है, जो फॉरेन बाउंड शिप का मेंबर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डेट लिखी होती है ना कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, उस पीरियड में हम एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। मतलब मान लो साल में कितने, इस 2019-20 में कितने दिन है, 366 दिन है। ठीक है, 366 दिन है। अब आप समझो कि अगर ये बंदा 6 जून को जाता है, ठीक है ना, 6 जून को जाता है, अब यहाँ पे देखो डेट एंटर्ड इनटू द कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 6 जून लिखा है और 9 दिसंबर लिखा है वापसी आने की डेट। ठीक है, साइनिंग ऑफ द शिप की क्या डेट है, 9 दिसंबर। मतलब ये वाला जो पीरियड है ना 6 जून से 9 दिसंबर, ये वाला जो पीरियड माना जाएगा आउटसाइड इंडिया। ये वाला कौन सा पीरियड माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया वाला पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 जून से 9 दिसंबर का पीरियड ये माना जाएगा कि ये बंदा आउटसाइड इंडिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 366 दिन में से, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो इस चीज को, तो अगर मैं 6 जून से, अगर ये नॉर्मल बंदा होता तो वो क्या होता, 6 जून भी भारत में माना जाता और 9 दिसंबर भी भारत में माना जाता। मतलब ये दोनों डेज माइनस नहीं होते। लेकिन ये क्या है, एक इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू मेंबर है ना, ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप। ठीक है, फॉरेन बाउंड शिप है। तो अब आपको समझना है, पहले माइंड में क्या बैठाना है, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन शिप अगर वो है तो इसके लिए तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होती है, ना कि 60 डेज एंड 365 डेज वाली जो पिछले 4 साल में। ठीक है, वो वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होती। इसके लिए कौन सी अप्लाई होती है, सिर्फ 182 डेज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 6 जून से 9 दिसंबर का पीरियड जोड़ना है। ठीक है, 6 जून से 9 दिसंबर, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन है। अब मैंने बोला 6 जून भी क्या माना जाएगा, आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल बंदा होता तो नहीं माना जाता आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 30 माइनस, अब आप देखो 6 जून है ना, तो 30 माइनस 5 हुआ, मतलब 25 दिन ही आउटसाइड इंडिया माना जाएगा ना, क्योंकि 6 जून भी भारत के बाहर माना जाएगा। तो 30 माइनस 5 प्लस जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, दिसंबर, 9 दिसंबर भी क्या माना जाएगा, आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो अगर आप देखो तो 187 डेज ये आउट ऑफ इंडिया माना जा रहा है, तो इसे माइनस कर देता हूं मैं 366 से, तो इसके टोटल डेज आते हैं 179 डेज। मतलब ये बंदा सिर्फ 179 डेज ही, मतलब 179 डेज ही इंडिया में रहा है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो और मैंने बोला अगर इसे रेजिडेंट बनना है तो इसे कितने दिन रहना चाहिए भारत के अंदर, मिनिमम कम से कम कितने दिन रहना चाहिए, इसे 182 डेज रहना चाहिए। तो ये बंदा सिर्फ 179 डेज ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ऑब्वियसली बात है। अब मान लो अगर ये नॉर्मल बंदा होता, तो नॉर्मल बंदा होता तो मैंने बोला ये 30 में से 5 जो माइनस हुआ ना, ये हम क्या करते, 6 माइनस करते, क्योंकि 6 जो दिन मतलब जिस दिन वो गया वो भी क्या माना जाता है, वो भारत में रहा है। तो इसका मतलब 24 दिन वो भारत में रहा है, और जो इस दिन वो आया, मतलब जो अगर ये नॉर्मल बंदा होता, नॉर्मल मतलब कौन सा, जो अगर ये क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप नहीं होता और इंडियन सिटीजन नहीं होता, तो क्या होता, तो फिर 8 दिन, तो 181 दिन माना जाता, तब भी ये नॉन रेजिडेंट ही रहता। लेकिन कंप्यूटेशन मैकेनिज्म चेंज हो जाता। यहाँ पे अभी जैसे 30 माइनस 5 किया ना मैंने, और ये क्या किया मैंने, 9 किया। तो इसका मतलब क्या है, आपको फंडा ये रखना है माइंड में कि भाई वैसे तो डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर इज डीम्ड टू बी, इट इज डीम्ड टू बी द स्टे इन इंडिया। लेकिन अगर आप क्रू मेंबर हो और आप इंडियन सिटीजन हो, आप क्रू मेंबर हो किसी फॉरेन बाउंड शिप के, तो आपका जो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट लिखी है वो वहां से वहां तक का पीरियड आपका एक्सक्लूड होगा। बस आपको इतना सा पॉइंट माइंड में रखना है। ठीक है,
अब मैंने आपको समझाया था कि एक बंदा रेजिडेंट कब बन सकता है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज और या फिर मतलब और, ठीक है, या फिर वो क्या करे, इस साल में 60 दिन रहो और पिछले 4 साल में 365 दिन रहो, ठीक है। ये तो पहला। अब मैंने बताया था एक इंडिविजुअल और एचईएफ कैन बी फर्दर बाइफरकेटेड इनटू रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बन जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो तभी बनेगा जब वो पिछले, अब देखो अब यहाँ पे भी एंड आएगा, अब माइंड में रखना एंड आएगा आपका। तो अब इसमें क्या फंडा है? इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है कि वो पिछले 10 साल में वो किसी 2 साल में, मिनिमम 2 साल में वो क्या रहना चाहिए? रेजिडेंट रहना चाहिए। तो ही इज रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट रहना चाहिए पिछले 2 साल में आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर, मतलब पिछले 10 साल में से किसी भी वो 2 साल में क्या रहना चाहिए? रेजिडेंट रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ठीक है। एंड और पिछले 7 साल में वो 730 दिन या उससे ज्यादा रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो उसे पिछले 10 सालों में जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 10 सालों में उसे 2 सालों में रेजिडेंट रहना चाहिए। एंड मैंने तभी तो बोला था OAA, ठीक है, पहले वाले में और है, दूसरे वाले में एंड है, तीसरे वाले में भी एंड है, ठीक है ना। तो मतलब पिछले 10 सालों में या तो वो 2 साल में रेजिडेंट रह चुका है एंड पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा है। मतलब क्या है? कंडीशन क्या है? अगर मुझे मान लो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो मैं बताता हूं मुझे क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। या तो मुझे इस साल में रेजिडेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज रहना पड़ेगा, या फिर इस साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन। साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा? पिछले 10 सालों में 2 साल में रेजिडेंट रहना पड़ेगा एंड पिछले 7 सालों में मुझे 730 दिन रहना पड़ेगा। तो फंडा क्या है? फंडा आप समझ गए होंगे। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बंदा तभी बन सकता है जब पिछले 10 सालों में वो दो बार वो रेजिडेंट रह चुका है एंड पिछले 7 सालों में वो 730 दिन रहा है, ठीक है। अब अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब देखो आप समझो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया, ठीक है, फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब आप समझो, मैंने बोला क्या कंडीशन होती है। देखो पहले तो आप सबसे फर्स्ट चेक क्या होना चाहिए आपका, क्या इंडियन सिटीजन है? नहीं है। तो इंडियन सिटीजन है तो पहला पॉइंट भी नहीं अप्लाई होता, दूसरा पॉइंट भी अप्लाई नहीं होता, मतलब उन दोनों में कंडीशन में नहीं आता। मतलब ये रेजिडेंट बन जाएगा अगर ये या तो 182 डेज सेटिस्फाई कर दे या फिर 60 डेज सेटिस्फाई कर दे। तो ये दोनों कंडीशन में, मतलब इन दोनों से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ये रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब आप समझो कि 60 डेज तो वो इस साल में रह ही रहा है क्योंकि वो 100 दिन तो रहता ही है हर साल में। अब मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब आप समझो 60 डेज इस साल में, लेकिन पिछले 4 साल में 365 दिन भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी तो है साथ में, मैंने बोला था पहले वाले में और है, दूसरे वाले में एंड है। तो इसमें 60 दिन तो रहा वो, क्योंकि 100 दिन वो इस बार रहेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कौन सा है? पी वाई 19-20, ठीक है, 19-20 ना, 19-20 वाला पी वाई, 19-20 वाले पी वाई में तो वो 100 दिन रहा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज रहा। अब आप समझो इससे पिछले पी वाई कौन से? 18-19 में वो इतने दिन रहा, 18-19 में भी वो 100 दिन रहा, ठीक है, 18-19 में भी वो 100 दिन रहा, 18-19 में भी वो 100 दिन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी वो 100 दिन रहा और इससे पुराने 4 सालों में भी वो 100 दिन रहा। तो मैंने बोला कंडीशन क्या थी? इस साल में वो 60 दिन से ज्यादा रहा और पिछले 4 सालों में वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 365 डेज रहा। तो इसका मतलब इसका जो टोटल हुआ वो कितना हुआ? टोटल हुआ इसका टोटल हुआ 400 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 400 दिन, मतलब 365 दिन से ज्यादा है। तो इसका मतलब उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि वो इस साल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज है एंड पिछले 4 सालों में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 365 डेज है। तो मतलब ये क्या बंदा बन गया? रेजिडेंट बन गया। लेकिन अब मैंने आपको बोला था कि एक इंडिविजुअल के केस में और एचईएफ के केस में हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं इनटू रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इसे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो इसे क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों में से 2 में रेजिडेंट रहना चाहिए और एंड, ठीक है, एंड पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है ना। अब आप देखो पिछले 7 सालों में, ठीक है, ये 4 साल हुए, ये तो 4 साल हुए, ये 4 साल हुए, ठीक है। अब मैंने पिछले 7 सालों में जाता हूं तो ये 300 दिन, तो आज ये कितने दिन रहना चाहिए? 730 डेज, है ना। अगर मैं इसका टोटल करता हूं, अगर पिछले मैं 7 ईयर्स का टोटल करता हूं तो ये कितने दिन रहा? ये सिर्फ 700 डेज ही रहा। तो मतलब ये कंडीशन नहीं मीट कर रहा, मतलब दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए ना। पिछले 10 सालों में से 2 सालों में ये रेजिडेंट होना चाहिए और एंड सॉरी, और मैं कंफ्यूजन हो जाती, और वो वाला और भी हो सकता है और ये वाला भी, तो मैं एंड बोलूंगा, ठीक है। एंड
पिछले 7 सालों में 730 दिन से भी ज्यादा रहना चाहिए, 730 दिन या 730 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये 700 दिन ही रह पा रहा है, तो ये क्या बना, रेजिडेंट तो बन गया है, लेकिन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना है। क्या बना, रेजिडेंट तो बना, इन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना। ठीक है, ये हमारी इलस्ट्रेशन भी सॉल्व हो जाती है। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर। ठीक है, 3 में क्या है, सबसे पहले देखो आप कनेडियन सिटीजन है, मतलब कनेडियन सिटीजन, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए हम क्या सबसे पहले चेक कौन सा ला रहे हैं कि ये 2 बंदों में से तो नहीं है, तो उसमें क्या होना चाहिए, या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर इंडियन, दूसरे वाले में क्या इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये दोनों में नहीं है। तो मतलब इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, या तो 182 डेज रह चुका हो इस साल में, या फिर 60 दिन रहो इस साल में, और पिछले 4 सालों में कितने दिन रहो, पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो इसके लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब और या तो इस साल में 182 डेज या फिर इस साल में 182 डेज नहीं रह पाया, तो या तो इस साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब क्या है, वो इस साल में 182 दिन रहा है, नहीं रहा, तो मतलब वो पहले वाले उससे तो आउट हो गया। लेकिन इसमें क्या है, और है, मतलब या तो वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। दूसरी कंडीशन क्या है, इस साल में 60 दिन रहा हो और पिछले 4 सालों में कितने दिन रहा हो, 365 दिन। तो इस साल में क्या वो 60 दिन से ज्यादा रहा है, ग्रेटर देन 60 है, बिल्कुल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें क्या था, एंड है, तो मतलब पिछले 4 सालों का अगर मैं टोटल करूं, ठीक है, अगर मैं पिछले 4 साल हुआ मैं टोटल करता हूं, तो पिछले 4 साल हुआ टोटल कितना आता है, अगर आप टोटल ले रहे हो ध्यान से, ठीक है, इसका टोटल आता है 150 190 प्लस 60 है ना, ठीक है, अच्छा, इसका टोटल आता है 355। तो क्या ये 365 से ज्यादा है, क्या ये 365 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए ना, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 365 है, तो ये नो हो जाता है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या एंड है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो ये क्या बंदा क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। तो ये नॉन रेजिडेंट बन गया, क्योंकि देखो इसमें क्या था, इसमें मैंने बोला सबसे पहली बात, क्या ये बंदा इंडियन सिटीजन था, नहीं था, तो पहले वाले ऑप्शन में तो नहीं आया। क्या ये दूसरे वाले में इसलिए नहीं आया क्योंकि नहीं ये इंडियन सिटीजन था, नहीं ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन था, तो ये दूसरे वाले में भी नहीं आया। ठीक है, तो ये अब अपन को क्या चेक करना है, अब इसके लिए मतलब इसके लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज वाली भी, और दूसरी वाली कौन सी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज, और पिछले 4 साल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 365 दिन वाली। ठीक है, तो अब मैंने दोनों पे चेक किया, ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, एंड था ड्यूटी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 60 दिन में ज्यादा भी रहना चाहिए, प्लस पिछले 4 साल में भी 365 दिन और उससे ज्यादा रहना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये बंदा क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट हो जाता है।